कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अंतिम के आपके पास मात्र 1 से 2 दिनों का समय बच चुका है और जिनका भी पेपर पहले राउंड में है, मतलब 3, 4, 5 और 6 अगस्त को, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% सिलेक्शन वाला क्लास आपके सामने है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और एग्जाम हॉल में चले जाते हो तो 100% प्रश्न यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आएंगे, क्योंकि जो नया पैटर्न है बिल्कुल उसी के आधार पे हमने आपका साइंस का क्वेश्चन हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, हर एक प्रश्न को उठाया हुआ है। और ये बिल्कुल फुल पेपर है। आपको मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन कराऊंगा और टाइम आपको लगेगा 50 से अधिक ही मिनट लगने वाले हैं। 50 मिनट आप मान के चलो कि आपको अंतिम के 50 मिनट हमें देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एक सीट पक्का करना तो कहीं ना कहीं आपको मैथ में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी और साइंस में भी और करेंट अफेयर में भी। तो आप मान के चलो कि 50 मिनट अगर आप दे देते हो और फिर एग्जाम हॉल में जाते हो तो 100% है कि आप बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास लंबा होगा, क्योंकि 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। जिस तरीके के आपके पेपर बिल्कुल आते हैं हमने उस तरीके के पेपर सेट किया हुआ है और कहीं ना कहीं 100% गारंटी है कि आपको सिलेक्शन मिलने वाला है इस क्लास को करने के बाद से। पहला प्रश्न आपके सामने है, हम तेजी में प्रश्नों को करेंगे, आप ध्यान पूर्वक और सही और सटीक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप जो है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा सभी लोग। और आप लोगों से एक बार शुरू में ही रिक्वेस्ट कर दूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, आगे हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, आप अभी से जो है क्लास को लाइक कर लो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं भाई साहब, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये यूजफुल है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक एक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल इसके पीडीएफ भी फ्री में लेते हो। विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सभी लोगों जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भाई साहब 2 बार रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन। यहाँ पे आइए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे। देखिए ये पेपर है तो पेपर को टेस्ट के तौर पे आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जितने भी मेरे दोस्त हो बिल्कुल, क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे भी मान के चलो कि आप पेपर हॉल में हो। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो जिन्होंने बताया है दूरी को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर भी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। 100% सिलेक्शन वाला प्रश्न है। विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है वोल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर चौथा बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? आपको ऊष्मा की इकाई नहीं है बताना। यहाँ पे टोटल प्रश्नों को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो बिल्कुल 100% आप वहां पे हड़बड़ में गड़बड़ कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, सारा चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोन आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ध्वनि D2D2 के माध्यम से, मतलब किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो आपको मैंने बताया है कि जब निर्यात होता है तो वहां पे ध्वनि कभी भी जो है कुछ दूर पे नहीं जाती, मतलब निर्वात में ध्वनि बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्यों के लिए
ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए जो श्रव्य सीमा रखा गया है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो है आप सी के साथ जाओगे। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि जो है पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में आपको बताना है कि लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आप समझ सकते हो कितना दूर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये तो सभी लोग बता सकते हैं। मुझे लगता है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। क्या मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से पूछ सकता हूं सूर्य में कितने रंग होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। इजी प्रश्न था, सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है और पिछला साल भी पूछा गया था, उसके पिछले बार भी पूछा गया था। मतलब यह हर बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इस बार भी आपको आना लमसम तय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का जो है आविष्कार किया था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका स्टेफनी लुइस कोलिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11, 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का जो है आविष्कार किया? आप लास्ट तक क्लास को देख लेना भाई साहब। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैंने बताया है ना कि मैथ भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, आपके करंट अफेयर भी चाहिए और साइंस भी चाहिए। आपको एक भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर हो तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए टोटल आप क्वेश्चनों को देखो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है आप लोगों को याद रखना कि ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्षैतिज पंक्तियों को बताया है कि जो है आवर्त कहा जाता है, क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उसे क्या बोला जाता है? आवर्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला जो है ईंधन क्या है? जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला जो ईंधन है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये केरोसिन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का जो है मुख्य कारण इसका उपयोग होता है। मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण हमें बताना है और इसका उपयोग भी बताना है कि कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है जीवाश्म ईंधन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज मैंने बार बार बताया है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट जे ओपनहीमर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? कोशिका के
प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइबोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साइटोलॉजी जो है आपको बताना है कोशिका के अध्ययन से है साइटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस रूप में संग्रहित है? डीएनए क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए को बताना है कोशिका में किस रूप से सन्निहित है? तो ये डीएनए में केंद्रक के रूप में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, माइटोकांड्रिया शब्द किसके द्वारा जो है दिया गया था? माइटोकांड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर जो है 20। तो माइटोकांड्रिया जो है कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था, कार्ल बेंडा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है कि टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि संतरे में बहुतायत होता है, संतरे में बहुतायत होता है। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि संतरे में बहुतायत क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए नींबू जो होता है वो जो है खट्टा होता है, ये क्यों होता है ये आपको बताना है कारण। क्वेश्चन नंबर 23। जिन्होंने बताया है साइट्रिक अम्ल अगर जिस भी वस्तु में रहेगा वो जो है खट्टा आपको महसूस कराता है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? तो एचएच ग्रुप को जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडर स्टीनर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे आ चुका है करंट अफेयर और जीके। करंट अफेयर और जीके के प्रश्न आ चुके हैं। 20 तो हम जीके के प्रश्नों को करेंगे जैसे करंट अफेयर के आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप मुझे सपोर्ट के तौर पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके जितने भी दिन एग्जाम चलने वाले हैं तब तक ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होता रहेगा और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि हाल ही में भारत सरकार ने बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है? बताइएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने बीएसआई नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को जो है नियुक्त किया है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं कि जो है डॉक्टर कनद दास को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बताया स्पेन के ये हैं
ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये स्पेन के खिलाड़ी है जिन्होंने 20 साल के करियर के बाद से घोषणा किया हुआ है संन्यास का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिकरियां लैब की घोषणा की हुई है? बताएंगे किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिकरियां लैब की घोषणा की गई है? तो ये जम्मू और कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ाया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। बताइएगा कि हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ाया? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 148%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 148%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया है अमसी प्रसन्न कुमार, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसोसेसिंग पोर्टल लॉन्च किया है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 है। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्हें बताया FSSAI, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में ASSF जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है नई दिल्ली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 33वां नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी बताया है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे रजत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजत जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने मार्च 31, 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अपना देश भारत था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 35। कह रहा है कि हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर जो है पहुंचने वाली पहली जो है भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी? बताना है आपको कि हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी? 35वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है हिमांशी टोकस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारतीय वायुसेना के MiG 21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का जो है समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है चंडीगढ़। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए? तो देखिए 10-10 हजार रुपया आपको पता है कि बिहार के चुनाव में ही दिया गया था, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा FIPIC
फिपिक विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। न्यूयॉर्क में हुआ था ये बैठक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का जो है उपयोग करेगा? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ये रूस करने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है हाल ही में भारत ने किसी संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे किया गया है? तो जिन्होंने भी बता रखा है यहाँ पे कि जो है आईआईटी मद्रास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला जो है एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे तिरुमाला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे पिरामल चलिएगा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पिरामल फाइनेंस का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है आनंद पिरामल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में बीबीएल में शामिल होने वाले पहले जो है भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 43। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में बीबीएल में जो बेसबॉल लीग होता है उसमें शामिल होने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो रविचंद्र अश्विन, ये पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लेमामणि पुरस्कारों से घोषणा की? सरकारों ने क्लेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। कौन सा है ये सरकार? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु की सरकार है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ये जो है हमारा पार्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं रीजनिंग के प्रश्नों पे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो आप देख लो, आपको मैंने करेंट अफेयर और साइंस ये दो क्लासेज करा दिए। यहाँ पे 20 क्वेश्चन, यहाँ पे 25 क्वेश्चन, अभी भी 20 मिनट का ही समय लगा हुआ। अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को चलेंगे। तो मेन टारगेट आपको मैथ रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लाना है 55/55, ठीक है। और अगर आप डेली क्लास कर लेते हो जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है, और आपका अगर 2-4 दिन भी एग्जाम अभी है बाकी, तो आप 100% करके आओगे, 50+ ही क्वेश्चन करके आओगे अगर आप एग्जाम हॉल में ये क्लास देख के जाते हो। तो सिंपल होता है, आपको थोड़ा सा जो है फास्ट सोचना होता है और फास्ट सॉल्व करना होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद, पहले पद और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला का जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप देखिए, पेपर को मैंने पहले ही बताया है कि ये पेपर है, बिल्कुल आपको पेपर ऐसा ही मिलने वाला है। और आप टेस्ट के तौर पे, क्योंकि वहां पे आपको कोई नहीं बताएगा, हमारे साथ आप प्रश्नों को सॉल्व करो। जैसे मैंने देखा 98 से 15 पे हमें जाना है, 115 पे, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 17 प्लस किया गया है। 98 से 115 मतलब 17 प्लस किया है। अच्छा, वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए। 67 से 84 पे जाना है, बिल्कुल यहाँ पे भी 17 प्लस किया गया है, तो हम भी यहाँ पे 17 प्लस कर देंगे, क्योंकि 17 प्लस दोनों तरफ हुआ है तो हम भी 17 प्लस कर देते हैं। 91, 17 प्लस करोगे 74, 17 91, हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, आपका अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में फ्लेश को जो है ये लिखा जाता है, ओवरकास्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी में हमें इसको जो है लिखना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे समझ में आया कि जब मैंने देखा तो लिखा है
L डबल ई सी ई, और इसके बदले में जो लिखा गया आप यहाँ पे देखो, लिखा है EFCL ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे यहाँ पे क्या मिला कि देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया है कि ये L लिखा है और ये ई लिख दिया, ठीक है, बीच वाले तीन को। और यहाँ से किया है क्या कि जो ये ई है लास्ट वाला, इसको पहले लिखा है, और उसके बाद से ये F को लिखा है, फिर ये C को लिखा है। मतलब हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि पहले दो ठो और पहले एक ठो और अंतिम के दो ठो को हमें हटाना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा 1 मिनट, हम कितने अक्षर हैं, 3 3 6, 3 3 6, बिल्कुल इसी से काम हो जाएगा। हम भी वही काम कर देते हैं, अंतिम वालों को पहले लाएंगे n को, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, अंतिम वाला जो आया था यहाँ पे पहले ई पहले आया था, फिर एफ दूसरा वाला आ गया था, मतलब यहाँ से पहला वाला एम आ गया, और एम के बाद से आपका ये ई आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों हो गया, और ये तीनों बिल्कुल आपके अंत में चले जाएंगे, ये तीनों अंत में चले जाएंगे। कौन कौन, टी टी ई, पर ऐसा तो कहीं दे नहीं रहा है भाई साहब, TTI कहाँ से हो गया भाई, TTE। ओह, यहाँ पे हमने क्या किया है भाई साहब, हम लोगों ने ये तो लिख रखा है ना भाई साहब, ये तो हमने लिख रखा है, हमें पास है आई नो है जी, आई डबल टी है, आई डबल टी देखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे देख लो NE हो रहा है, नहीं बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, उस संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूरा पढ़िएगा, श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से देखा, यहाँ से यहाँ जाने में 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ से जाने में 8 प्लस, फिर यहाँ से जाने में यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 27, फिर इसके आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 नहीं क्या हो जाएगा, 500 में से यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 में से 6 64, इसके आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 3 35। हमने देखा तो ये एक जो है 1 का वर्ग लिखा है, 8 जो है 2 का क्यू लिखा है, क्यू है, 27 3 का क्यू है, 64 4 का क्यू है, तो ये तो सभी क्यू में आ रहे हैं, लेकिन 35 बिल्कुल हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है लास्ट वाला, ऑप्शन वाला लास्ट कहाँ पे दिया गया है भाई साहब, डी में ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, विषम संख्या को पहचानना है हमें क्या करना है, यहाँ पे विषम को चुनना, मतलब अलग कौन सा है। हर शिफ्ट में अलग प्रश्न पूछा जाता है, हर शिफ्ट, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जहां पे आप लोगों से इस तरीके के प्रश्न न पूछा जाए। जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि 3 3 तो लिखा है, 6 6, 4 4 तो 8 8 लिखा है, 2 2 तो 4 4 लिखा है, तो 5 5 तो 7 7 लिख दिया है। मतलब जब मैंने देखा तो 3 का 6 लिखना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4 का 8 लिखना है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 का 4 लिखना है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 5 में 2 से गुणा नहीं किया गया है, 5 में 2 जोड़ के 7 लिख दिया, मतलब अलग जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या जो है हमें काउंट करना है। नीचे जो दिया गया है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या मुझे काउंट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिगर काउंटिंग से तो प्रश्न आपके लमसम 4 से 5 प्रश्न दिया जाता है, वो आपका जो है दर्पण से हो और फिगर काउंटिंग से हो या कटिंग से हो, आपको हर एक तरीके के प्रश्न मिलेंगे। और जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे भी सिखा रखा है, ठीक है, तो आपको गड़बड़ी वहां पे नहीं करना है, ना ही हबड़ाना है, ठीक है, तो बेहतर करके ही आओगे। जैसे मुझे देखने को मिला त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, तो मैंने देखा एक तो यहाँ पे दूसरा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इधर हो गए 6 त्रिभुज। अच्छा जी, उसके बाद से आ जाओ 7 8 9 10 11 12,
टोटल इधर भी 6 और इधर भी 6, उसके बाद से 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज और आ गए, तो कितने हो जाएंगे? 6 6 12 5 17 त्रिभुज बन रहा है। आप काउंट करके देख लो, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज बनने वाला नहीं है। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। भिन्न मतलब अलग। हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। बताइएगा सभी लोग अलग कौन सा है। थोड़े से लॉजिकली अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो डी होता है 4 पे और जे होता है 10 पे, मतलब पहले +6 किया है। यहाँ पे भी 6 प्लस किया है। यहाँ पे पी होता है 16 पे, टी होता है 20 पे, मतलब यहाँ पे फिर तो 4 प्लस किया है। यहाँ पे एच होता है 8 पे और एन होता है 14 पे, मतलब 6 प्लस किया है। मतलब पहला अक्षर से हमें पता चल गया कि जो बी से जे हो रहा है 6 प्लस किया है, सॉरी डी से जे हो रहा है 6 प्लस, बी से एच हो रहा है 6 प्लस, पी से टी हो रहा है 4 प्लस और एन से एच से एन हो रहा है यहाँ पे भी 6 प्लस। तो ये तो तीनों हमारा सेम है, पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल अलग दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है 4 प्लस कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी वाला है ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 सदस्यों वाली परिवार में पी क्यू की बहन है। पी जो है क्यू की बहन है। अच्छा जी, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आर क्यू की जो है माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी एस से कैसे संबंधित है ये हमें बताना है। अब ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको तंग करने वाला है। जैसे ब्लड रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है। कह रहा है कि पी जो है पी क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है? पी। ठीक है जी, ये बहन है। फिर कह रहा है आर क्यू की माता है। आर कौन है? क्यू की माता। क्यू की माता कौन है? आर, ये माता है। ठीक है। फिर एस आर की माता है। एस कौन है? आर की माता जो है एस है। आर की माता कौन हो गई? एस। फिर टी एस की माँ है। टी जो है एस की माँ भी है, यहाँ पे टी ये माँ है। तो पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से संबंध, एस से। एस यहाँ पे है, इसका पी कौन लगेगा? तो ये इसकी बेटी है और ये बेटी की कौन है? बेटी। बेटी की ये कौन है? बेटी। तो बेटी की जो बेटी होती है क्या होती है? नातिन। बेटी और बेटी की जो बेटी होगी वो नातिन होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है प्रत्येक समुच्चय की संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा जी, तो हमें वाट वाले जगह पे बताना है कि क्या होने वाला है। वाट का जो है वैल्यू हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ हम जा सकते हैं। जैसे मैंने देखा 12 18 3, अच्छा जी 20 30 5, तो 36 54 वाट। क्या हो रहा है लॉजिक? आप लगा दो। 3 से 6 पे जाना है, 18 पे जाना है 6 से गुणा। 3 से 5 से 30 पे जाना है, यहाँ पे भी 6 से गुणा। तो यहाँ पे भी 6 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमें तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है और गुणा करना है ताकि 54 आ जाए। तो हम 54 में 6 से भाग देंगे तो 9 छक्का 54, अर्थात देख लो 9 में 6 से गुणा करोगे 9 छक्का 54 हो जाएगा। वैल्यू हमें पता चल गया। आप यहाँ पे आसानी से कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी। आप इसके और भी तरीके अपना सकते हो। 3 से यहाँ पे कितना लिखा है? 18 लिखा है, अर्थात 3 चौका 12, 12 लिखा है ना। फिर 5 चौका 20, यहाँ पे भी 4 से गुणा, यहाँ पे भी देख लो 4 से गुणा 36 ही आएगा। मुझे लगता है आप क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है कथन कुछ जींस पैंट है, कोई पैंट शॉर्ट नहीं है, कुछ शॉर्ट टी शर्ट है। अब इसके कथन और निष्कर्ष में हमें देख लेना है कि कौन सा सही है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चलेंगे। इसने कहा है कुछ जेंट्स पैंट है, कुछ जेंट्स, जेंट्स को मैंने जे से लिख दिया, इसका कुछ हिस्सा पैंट में है तो यहाँ पे पैंट को मैंने पी से लिख दिया। फिर कह रहा है कोई पैंट शॉर्ट नहीं है, कोई भी पैंट शॉर्ट नहीं है। पैंट वाला हिस्सा शॉर्ट से कोई भी रिलेटेड नहीं रखता, ये दोनों अलग हैं। कुछ शॉर्ट टी शॉर्ट हैं, कुछ शॉर्ट, शॉर्ट का कुछ हिस्सा ये जो है टी शॉर्ट है।
टी शर्ट है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलिएगा, कह रहे कुछ टी शर्ट, कुछ टी शर्ट शर्ट हैं। तो देखिए कुछ टी शर्ट, ये टी शर्ट का कुछ हिस्सा शर्ट में है, बिल्कुल है भाई साहब, ये पहला वाला बिल्कुल सही है। कुछ टी शर्ट जेंट्स हैं, टी शर्ट का कुछ हिस्सा जींस में है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, जींस अलग है, टी शर्ट अलग है। तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, अर्थात हम कहेंगे कि केवल निष्कर्ष पहला वाला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए वेन आरेख का चयन कीजिए जिसमें कॉफी और सूप के लिए लोगों की संवेदन दर्शाए गए हैं। चाय, चाय के बाद है आपके पास कॉफी, और सूप के लिए लोगों को जो है पसंद को दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पे जब देखने की कोशिश करेंगे तो कह रहा है कितने लोग चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। हमें ये पूछा गया कि कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पी रहे हैं। तो हम सिंपली हम जाएंगे चाय और कॉफी वाले हिस्से में। ये हो गया आपका चाय पसंद करें, ये लोग कॉफी पसंद करें। अब इसमें दोनों को पसंद करने वाले हमने देखा यहाँ पे जो बीच में लिखा गया है 13 और 8, ये बीच में जो लोग हैं यही दोनों चीज पसंद कर रहे हैं, चाय भी और कॉफी भी। तो 13 8 कितना होता है 21। 21 लोग ऐसे हैं, 21 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद कर रहे हैं। 21 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद कर रहे हैं। बहुत इजी था, आप पढ़ के डायरेक्ट इसके उत्तर जो हो सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जानी संभव है। संख्या केवल घनों के फलकों को इंकित करने के लिए दी गई है। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये जो है प्रश्न किस तरीके से बनने वाला है। तो जब मैंने देखा यहाँ पे तो हम अपोजिट निकालेंगे। अगर हम देखेंगे 5 तो 5 का अपोजिट होगा 6, 3 का अपोजिट होगा 4 और 1 का अपोजिट होगा 2। मतलब अगर 5 दिखाई हमें देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, अगर 3 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा। तो 5 और 6 एक साथ हमें दोनों दिखाई दे रहा है, ये कभी भी नहीं बनने वाला है। फिर देखो 2 3 6, 2 भी दिखा, 2 अलग है, 3 भी अलग है, अलग वाला है, 6 भी अलग है, मतलब तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल दिखाई दे देगा। ये 3 1 6 ये भी दिखाई दे देगा। 2 6 4, 2 6 4 ये भी बन जाएगा बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि केवल 2 3 4 इंगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी, पहला वाला गलत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या हम लोगों से पूछा गया है। कह रहा है कि दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या आप मुझे बताने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही क्लास हम 8 PM पे ला रहे हैं जिनका पेपर आगामी दिनों में है। 100% आप देखोगे कि यहाँ से प्रश्न आपको वहां पे आना तय है, ठीक है। हमें त्रिभुज काउंट करना बिल्कुल, हम बताए हैं आपको कि अगर इस तरीके का कोई वर्ग टाइप का है तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 4, जितने त्रिभुज हैं उसके डबल कर देते हैं तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि 8 है। टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है यहाँ पे। 8 के बाद से कितने त्रिभुज हैं तो देखो एक तो त्रिभुज तो यहाँ पे भी है ना 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, और 4 के बाद से ये वाला हिस्सा 5, 5 के बाद से ये वाला हिस्सा 6, 6 के बाद ये वाला 7, 7 के बाद ये वाला 8। तो 8 और 8, 8 और 8 जो हमें मिला 16 त्रिभुज मिले, ठीक है। इसके अलावा आप देख लो कहीं पर भी त्रिभुज नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर अगर आपका भी ए आया है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है और फिर जो है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करती है और फिर से जो है 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। अब वह जो है सीधी रेखा में सिंचाई विचार किया जाता है कि शिवानी प्रारंभिक विद्युत से कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक विद्युत से हमें दूरी बताना है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई साहब इसके आपको जो है दिशा मालूम होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। ये दिशा है, आपको बोला जा रहा है उत्तर चलो। आप यहाँ पे खड़े हो, ऊपर चलो कितना 17 किलोमीटर। फिर इसने कहा है कि आपको जो है
अब पूरब की ओर जाना है तो पूरब देख लो इधर की तरफ है, तो आप भी इधर चले जाओ, कितना 9 किलोमीटर, ये 17 किलोमीटर चलो, फिर इधर 9 किलोमीटर चलो। उसके बाद से इसने कहा है कि फिर जो है 17 किलोमीटर दक्षिण चलो, दक्षिण क्या है नीचे की तरफ, अर्थात नीचे आ जाओगे 17 किलोमीटर और ड्राइव करती है। फिर जबकि एक सीधी रेखा में विचार किया जाए तब शिवानी का जो है सीधी रेखा में हमें विचार करना है, यानी ये वाला हिस्सा कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे वो खड़ी थी, यहाँ पे 17 चली, फिर 9, फिर 17, तो ये जो हिस्सा होगा ये ऊपर वाला 9 है, तो ये भी तो नीचे वाला 9 ही होगा, 9 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के व्यवस्था को तार्किक और सार्थक रूप क्रम में दर्शाता है। इसके तार्किक और सार्थक रूप में हमें इसके वैल्यू को सजाना है। हमारे पास दिया गया है ब्रह्मांड, देश, सूर्य, धरती और आकाश गंगा। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 बात की जाए क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले एक 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 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर हम सबसे पहले देखें एक एक 5 भी दिया है, तो हम 1 और 5 भी देखेंगे कि ये बढ़ते क्रम में लिख रहा है या घटते क्रम में। सबसे पहले एक जाएंगे तो ब्रह्मांड लिखा है, ये आकाश गंगा लिखा है, तो क्या ब्रह्मांड बड़ा होता है या आकाश गंगा। अगर छोटा इसमें जाएंगे तो छोटा में देश, सूर्य, धरती, सबसे छोटा तो देश ही होता है, तो छोटा से तो नहीं लिखा है, ये कंफर्म हो गया कि देश वाला लॉजिक, दो तो पहले नहीं है, दो क्या है अंत में है, मतलब दो अंत में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले होगा ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड के बाद बड़ा कौन सा है, आकाश गंगा, 5 2 पे हो जाएगा। फिर क्या होगा, सूर्य बड़ा है, तीसरे नंबर पर सूर्य आएगा, फिर धरती आएगा और अंत में आता है देश। दो जो है अंत में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, घटते क्रम में लिखना था इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस और एक्स का अर्थ गुणा हो तो इसको जो है सॉल्व करो। बताएंगे आप सभी लोग। अब आप सॉल्व करो, बिल्कुल सिंपल है, जो कंडीशन आपको दिया गया आप उसी को फॉलो कर लो। भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव रखो। फिर घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस करो। फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ कहाँ पे दिया गया है, प्लस का अर्थ, यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ गुणा ही दिया है भाई साहब। गुणा का अर्थ अगर गुणा रहता है, फिर देख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यहाँ पे भागा है, तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये 110 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा 160, 160 गुणे 5 और भागे 25, और भागे 25 है, ये कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5, ये 5 के पहाड़े में 5 3 15 और 5 दूना के 10। हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसने कहा है कि गुणा का अर्थ गुणा है, तो हमने गुणा का अर्थ पे कोई चेंजिंग नहीं किया, गुणा की जगह पे गुणा ही रखा, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। देख रहे हैं सवाल में किस तरीके से घुमाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ये जो है हमें कौन सा दिया है, गणित का प्रश्न। भाई साहब यहाँ पे अब आ चुके हैं गणित पे, और मैं फिर कह दे रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चारों सब्जेक्ट में, आपको पता ही है कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है इस समय रेलवे ग्रुप डी का, तो कहीं ना कहीं फॉर्म काफी ज्यादा भरे जा रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप भी प्रिपेयर रहो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट में प्रॉपर बेहतर नंबर लाना पड़ेगा, तो ही एक सीट पक्का होने वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस क्लास की पीडीएफ भी हम आपको डेली दे रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ पे 2000 की राशि जो है 2420 हो जाएगी। कितना समय लगेगा कि 2000 रुपया जो है हमारे पास है, कितना 2000 रुपया, ये हो जाएगा 2420, ये कितने समय में होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं इसका अनुपात निकालता हूँ, 10 से 10 कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद से अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 2 के पहाड़े में 1 2 1।
अब मुझे यहाँ पे ध्यान में ये आया 100 और 121, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि 100 का अगर वर्गमूल निकालते हैं हम तो 10 होता है और ये 21 का वर्गमूल 11, मतलब अगर वर्गमूल निकालोगे तो पावर कितना करोगे, मतलब आप कह सकते हो वर्ग करोगे, 10 का वर्ग 100, 21 का वर्ग 11 का वर्ग 121, मतलब पावर 2 का मतलब वर्ष 2 होगा। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 300 मीटर लंबे एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि यह कितने समय में एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी करेगी, ये हमें बताना है। अब बताइएगा, ये मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा। देखिए ये ट्रेन है और अगर बात की जाए यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करना है, तो टोटल ट्रेन कब पार होगी, जब ये प्लेटफॉर्म की दूरी और अपना खुद का दूरी, ट्रेन यहाँ से जाएगी मतलब यहाँ से पार होने में पूरा ट्रेन को अपना दूरी पार करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो ट्रेन की दूरी है और प्लेटफॉर्म की दूरी है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल दूरी होता है, ठीक है, क्योंकि टोटल पार करना पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी, तो 300 और 200 540 बटे चाल कितना है ट्रेन की, 54 किलोमीटर पर घंटा। आप देखिए ये किलोमीटर पर घंटा, ये मीटर में है, मतलब चेंज करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा कितने से, 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5/18 से गुणा करो 54 में, अर्थात उल्टा हो जाएगा, ये 54 से 54 कट जाएगा, यहाँ पे 10, 5 दूना का 10, 18 दूना 36, 36 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था और आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ नहीं सकते हो, आप आसानी से करके आओगे। जब ये क्लास देख रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट तो मिलना तय है आपको। अगला प्रश्न है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकती है, लेकिन टैंक की तली में छेद होने के कारण भाई साहब उसे भरने में 28 मिनट लग जाते हैं। छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। अगर मान के चलिए कि टंकी में छेद है तो कितने देर में टंकी को खाली कर देगा पानी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, एक टैंक है जो 20 मिनट में भर रहा है, ये भरने वाला है तो हम इसे बोल देंगे ये प्लस वाला हिस्सा है, भर रहा है। तो फिर दूसरा कह रहा है कि एक दूसरा है कंडीशन कि इसमें मान के चलिए टंकी में छेद है, तो ये दूसरा कंडीशन है, छेद हो गया जिसके कारण ये 28 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे ताकि टोटल वैल्यू पता चल सके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 28 का एलसीएम 35 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 140 हो रहा है, 140। यहाँ पे भाग लगेगा 7 और यहाँ पे भाग लगेगा कितना हो जाएगा आपका 5। मतलब हमने ये समझा, ये भर रहा है 7 और यहाँ पे ये दोनों मिलके कर रहे हैं, भर रहे हैं 5। तो यहाँ पे कमी कितने का हो रहा है, 2 का। कितने का कमी हुआ, 2 का। बात समझ में आ रहा है। 7 तो ये भर रहा है और भरने के बाद से ये दोनों जब भरने जा रहे हैं तो 5 ही भर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा वाला जो लगा हुआ है, कारण है कि उसके तली में छेद हो गया है, तो भर रहा है, तो भर रहा है तो 7 पर 2 ठो गिर जाएगा, तभी तो बचेगा उसका 5, तो 2 ठो बच रहा है। तो कितना हमें टोटल भरना है, 140। तो 140 में 2 से भाग दे दो, 70 मिनट लगेगा खाली करने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:4। यदि इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक 120 है तो इनका योग ज्ञात करें। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग हमें बताना है। मुझे लगता है बहुत आसान है पर इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। अब बनेगा कैसे, समझ लेते हैं। बिल्कुल आसानी तरीके से हम चलेंगे। मान लेते हैं कि पहला 3x है और दूसरा का संख्या जो है 4x है। कह रहा है कि इनका लघुत्तम, तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, तो 12x हो जाएगा। पर इसने भाई साहब कहा है कि भाई साहब
इसका एलसीएम जो है 120 होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 12x हो रहा है, ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब 120 होगा, तो x का वैल्यू जब हम यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 10। तो जब हम संख्या निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 और ये हो जाएंगे भाई साहब 4 गुणे 10, तो ये 30 और ये हो जाएगा 40। इसने कहा इनका योग, योग मतलब होता है जोड़, तो इनको जोड़ दो, तो 30 और 40 70 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना वहाँ पे जो है मिलने वाला है, अगर आप यहाँ से बेहतर करके जाओगे तो। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन का जो है उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे। बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न खास करके आपको ज्यादा तंग करता है, तो बताइएगा यहाँ पे जो है क्या होने वाला है। जैसे मुझे समझ में आया कि ये जो है हमारा सही वाला हिस्सा है, ये वाला गलत। विक्रय मूल्य आप लिख सकते हो, सीपी और एसपी लिख दो। ठीक है, देखिए बात ये है कि इसने कहा कि आप 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम वजन का उपयोग करते हो, मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब हमने आपको 1 केजी जो है 1 किलो सामान दे दिया, तो आप तो समझ रहे हो 1 किलो ही मुझे मिला है, पर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे जो है आपको जोखने में मैंने गलती कर रखा है, 900 ही दिया है। मतलब मेरा जो सामान लगा 900 लगा और आपको हमने कह दिया कि 1000 मैंने दिया है ग्राम, ये तो होता है 1000 ग्राम को 1 किलो, तो यहां से मुझे फायदा कितने का हुआ? 100 ग्राम का। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपसे 100 ग्राम की चोरी कर रखी है, तो हमें लाभ हुआ 100 ग्राम का, पर इसने कहा परसेंटेज में बताओ, तो हमने दिया है कितना? 900, तो 900 और गुणे हम कर लेंगे 100। 900 क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा सीपी पर ही परसेंटेज निकलता है, आपको पता होगा क्रैमल से। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 के पहाड़े में 100, 11 9 99। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और बेईमान दुकानदार वाले कभी भी आप प्रश्न गलत नहीं करके आओगे, ऐसे प्रश्न को चुटकियों में उड़ा कर आओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में, दोनों मिलकर उसी काम का 2 गुना भाग कितने दिनों में कर सकेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ए जो है 20 दिनों में कर रहा है और उसके बाद से जो बी है ये जो है आपको 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ये जो है 10 दिनों में और बी जो है 30 दिनों में कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 60। टोटल जो काम है हमारे पास 60 है। ए जो है 20 तिया 60 एक दिन में 3 करेगा, बी जो है एक दिन में 30 दूना 60 2 करता है। हमसे पूछा गया है कि इसका टोटल 2 गुना काम कराना है। अभी मेरे पास काम है 60, तो 60 में जब हम 2 से गुना कर देंगे तो हमें टोटल काम करना पड़ेगा 120। 2 गुना काम बोला गया है कि इसके 2 गुना काम कराना है। अभी मेरे पास काम था, यहाँ पे देख रहे हो 60 काम हम लोग कर रहे थे। इसने कहा कि भाई साहब इसके 2 गुने भाग, तो 60 का 2 गुना कर देंगे 120। आपको कराना है इन दोनों से ही। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है 2 काम करता है, तो टोटल ये काम कितने कर देंगे? 5। 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? इसने कहा कितने दिन लगेंगे? दोनों मिलकर उसी काम को 2 गुना भाग कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पे कैसे होगा भाई साहब? 1 मिनट, 20 दिनों में कर रहा है, ये 30 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 3 2 5 5। ठीक है जी, 5 से इसमें भाग दे दो, कितना आ रहा है? 5 दूना का 10 और 5 चौका 20, कितना हुआ? 24। इसने कहा क्या है कि दोनों मिलकर उसी काम का 2 गुना भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? 2 गुना भाग भाई साहब यहाँ पे 24 होगा ना, 24 एक ठो कर लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए मुझे लगता है कि क्षेत्रमिति के प्रश्न सबसे इजी होते हैं और सबसे कठिन भी होते हैं।
ये दोनों कंडीशन इसी में फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको सूत्र याद है, तो सबसे इजी यही प्रश्न होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये 100% सबसे भारी प्रश्न हो जाएगा और इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, आपसे बनेगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। तो इसलिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू 7 गुणे एच का वैल्यू 10। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 और 10 से गुणा करेंगे 44 में, आपका आ जाएगा 440। मुझे लगता है कि बहुत आसान था और आप आसानी से इस प्रश्न को समझ भी गए होंगे। ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे, 100% आप बेहतर करके आने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आप बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष समय दिया है, 5 ईयर, और ये कितना हो रहा है? 2 गुना। कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना हो रहा है। फिर कह रहा है कि अगर हम समय आपको कितना दे दें, ये हमें पता नहीं है, यही बताना है, तो ये हो जाएगा 8 गुना। ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा इस तरीके के प्रश्नों में, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि देखिए ये गुना लिखा है ना, 2 गुना कब होगा? जब 2 के पावर आप 2 के पावर 1 करोगे तो 2 1 में 2, 8 लाना है तो 2 के पावर कितना करोगे? 3, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 करोगे तो 8। मतलब जितना यहाँ पे पावर है उतना ही से गुणा करना है। यहाँ पे 3 पावर है, 2 के पावर 3 करने पे 8 गुना हो रहा है, तो हम भी यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो 5 यहाँ पे 15 वर्ष। समय जो है 15 वर्ष लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और सभी लोग बताइएगा। 20 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखिएगा, सबसे पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि 20 वस्तु हैं, 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 15 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के बराबर है। जब हम सीपी का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर वाला हो जाएगा 15, और एसपी का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो एसपी वाला इधर हो जाएगा 20। मतलब अगर हम 15 रुपये का सामान 20 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ होगा? 5 का। कितने पे लाभ होगा? 15 पे गुणे 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 से 100 में भाग देंगे, 33.33% जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सबसे इजी प्रश्न लग रहा है मुझे, सबसे इजी प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप इसे कर भी सकते हो। बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो, ट्राई तो करो। सबसे पहले कोई संख्या मुझे पता नहीं है, इसका x% निकालना है, अर्थात 20% निकालना है। x का 20% क्या हो जाएगा? x गुणे 20/100, तो निकल के आएगा 120। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके पहाड़ में कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से गुणा हो जाएगा 600। इसने कहा है उस संख्या का 120% निकालो, तो 120 मतलब 120/100। कोई भी परसेंट निकालना होता है तो उसके बटा में हम 100 करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 छक्का कितना हो जाएगा? 72। मतलब हमारा जो वैल्यू होगा 720 रुपया हो जाएगा। जब इसका 120% निकालेंगे उस संख्या का तो 720 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है।
अब देखिएगा यहाँ पे आज का अंतिम क्वेश्चन, ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आयताकार आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है, तो इसकी लंबाई 12 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को अब तक लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो है बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। ये डेली क्लास सुबह में जो है आपके 8 AM पे हो रहा है और शाम में भी 8 PM पे हो रहा है, ठीक है। तो 2 क्लासेज आप इस तरीके वाले किसी भी एंगल से मत छोड़िएगा, ठीक है। और दोपहर में आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्लास करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट इस चैनल से आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़िए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।